गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2 बजे की खबरों की शुरुआत शिमला में पहाड़ टूटने की डराने वाली तस्वीर के साथ करेंगे। दरअसल रास्ते पर पहाड़ टूटने से मुसाफिरों की मुश्किल बढ़ गई है। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं। अब फंसे हुए मुसाफिरों को पहाड़ का मलबा हटने का इंतजार करना पड़ रहा है। मोबाइल कैमरे से कैद ये तस्वीरें जिसमें धीरे धीरे करके ये पूरा पहाड़ लगभग दरकने लगा और उसके बाद एकाएक भरभरा कर नीचे नेशनल हाईवे पर आ गिरा। ये सड़क नेशनल हाईवे है जो कि शिमला को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है और ऐसे में पहाड़ का दरकना यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट को पूरी तरीके से ठप कर चुका है। कुछ लोग वहां पर पहाड़ दरकना देख रहे थे, लेकिन जल्द उन्हें समझ में आ गया कि वहां रहना सुरक्षित नहीं है। अचानक ये मलबा भरभरा कर नीचे आ गिरता है और पूरी तरीके से ये हाईवे ठप। मंजीत सहगल मेरे साथ जुड़ गए। मंजीत, वाकई तस्वीरें डराती हैं और नेशनल हाईवे कब तक शुरू हो पाएगा, ये भी एक लंबा इंतजार होगा। ये बिल्कुल देखा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ खिसक कर सड़क पर आ गया। गनीमत ये है कि उस वक्त सड़क से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो हाईवे है अवरुद्ध हो गया है और कोशिश की जा रही है इसको दोनों तरफ से खोलने की, लेकिन अभी भी भरभराकर चट्टानें गिर रही हैं। कुछ बड़ी चट्टानें भी इस मलबे के नीचे दबी हुई है, तो मलबे को हटाने का काम दोनों तरफ से जारी है। लेकिन इस बीच में सड़क के दोनों तरफ लंबा चौड़ा जाम लग गया है और लोगों को वहां से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शाम तक इस सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सड़क है वो अवरुद्ध है और पत्थर गिरना अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपको। मंजीत सहगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को खोला जा सके। लेकिन तस्वीरें बेहद डराने वाली, अक्सर पहाड़ों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन शिमला की ये तस्वीर दरअसल हैरान और परेशान करती है कि क्या वाकई इस तरह की घटनाएं अगर होती रहीं तो जान माल दोनों का नुकसान काफ़ी हद तक हो सकता है। झारखंड की बात करेंगे, जहां पर धर्म के नाम पर सियासत का खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा दिए जाने पर बीजेपी ने विधानसभा में मंदिर की मांग कर दी। विधानसभा में आज बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन किया। उन्होंने कहा कि जब नमाज के लिए अलग कमरा दिया जा सकता है तो भजन कीर्तन के लिए क्यों नहीं, क्यों एक विशेष समुदाय को ही कमरा दिया जाएगा। इसे लेकर मंदिर प्रशासन ने हंगामा किया। यहाँ पे नारायण दास देवघर से विधायक हैं, बिल्कुल जो है पंडित के भेष में है और ये इन्होंने नृत्य भी शुरू कर दिया है। हरे कृष्णा हरे रामा ये लगातार जो है रिसाइट कर रहे हैं तमाम विधायक। और यहाँ पे देखिए सबने जो है टीका लगाया हुआ है, सब जो है सबके हाथ में बैनर है, ढोल मंजीरा सब कुछ लेकर ये जो है यहाँ पे भजन कर रहे हैं। देखिए जो है मंजीरा है, झाल है और लगातार जो है यहाँ पे भजन हो रहा है। देखिए हरे कृष्णा हरे रामा लगातार जो है यहाँ पे हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है संभवतः इस तरह से जब से झारखंड का गठन हुआ है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है इस तरह का भजन। हालांकि इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन एक कमरा जो आवंटित किया गया नमाज पढ़ने के लिए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये लगातार बीजेपी का तेवर जो है गर्म है। देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ हरि बोल हर हर महादेव जैसे नारे लगाए जा रहे हैं और सब घूम रहे हैं, झाल बजा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं भानु प्रताप शाही हैं, वो भी हैं। बाकी लोग जो है देखिए बिल्कुल मूड में एकदम जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं मंदिर में बैठे हुए हों। हालांकि ये लोकतंत्र के मंदिर में है, तो इनका कहना है कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है। तो इस डिसीजन को जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसको वापस करना होगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पे वो लोग इनका जो आंदोलन है वो खत्म होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
झारखंड विधानसभा में नमाज और पूजा को लेकर सियासी खेल शुरू हो चुका है। दोनों दल अपनी दलीलों के साथ धर्म कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉटमेंट किया। तो जब उन्होंने कमरा अलॉटमेंट किया तो हिंदुओं ने क्या कसूर किया था? जो सरना धर्मावलंबी उन्होंने क्या कसूर किया था? मेरा सीधा आग्रह है कि आप इसको रद्द कर दीजिए, अन्यथा हमें भी हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए, हरे राम हरे कृष्णा करने के लिए कमरा या बड़ा हॉल का अलॉटमेंट करिए। अगर आप उनका रद्द नहीं करते तो मुझे भी दीजिए, ये अन्याय है। सभी लोगों को लोकतंत्र की आस्था और गरिमा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए और धार्मिक उन्माद पैदा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम सभी लोग धार्मिक सद्भाव और प्रेम और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, यही लोकतंत्र है। तो इसमें सभी लोगों को आज़ादी है, इसलिए वो उनका जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो अपना प्रस्तुत करें और जो दूसरे लोगों को प्रस्तुत करना है वो दूसरे लोग प्रस्तुत करें, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा बहाल रहे, ये बड़ी जरूरी चीज। विधानसभा का रंगत भी बदल दिया है। जिनको चलाने की जिम्मेदारी है उन्होंने विधानसभा का रंगत बदल दिया है और अब यही सब चलने वाला है यहाँ विधानसभा के अंदर। अरे मंदिर में भजन कीर्तन नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी विशेष समुदाय को, जिसको आप कहते हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए दिया जा सकता है तो प्रश्न उनसे है। बहुसंख्यक के लोग भी अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बजाने से क्या हो जाएगा? लेकिन आने वाले दिन में जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, बिल्कुल माफ नहीं करेगी। मंदिर की मांग जायज है या नाजायज? मंदिर कहाँ बन रहा है? ये विधानसभा में मंदिर की बात होती है क्या? नमाज और प्रार्थना ये अलग बात है, मंदिर मस्जिद अलग बात है। इनको ज्ञान नहीं है इनका, जब ये लोग बहुत बुरी तरह से हारा है अभी, और आने वाले दिन में हमको लगता है भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। ये आज देखिए महंगाई चरम पर है, युवा हमारा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान मर रहा है केवल मुद्दा भटकाने के लिए। तो लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है। आने वाले दिन में इसका हिसाब हम लोग करेंगे अच्छी तरीके। वहीं नीट की परीक्षा में धांधली पर एनएसयूआई सड़क पर आ गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। छात्र यूनियन का दावा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भीड़ की संख्या में इकट्ठे नहीं हो सकते। प्रधान के घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, नौबत हाथापाई तक आ गई, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल ये पूरा विवाद नीट में धांधली को लेकर है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग से किसानों की महापंचायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं और झूठी तस्वीरों से अपनी राजनीति की दुकान चमकाना चाहते हैं। अब से कुछ ही देर पहले संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में भ्रम है। उन्होंने पुरानी तस्वीर ट्वीट की है और ये भ्रम फैलाया है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। और ये मेरे लिए कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जो पूर्व में उनके अध्यक्षता के अंतर्गत काम करती थी, आज अध्यक्ष विहीन है। कांग्रेस पार्टी असमर्थ है जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए, और इसी कारण से कभी सोनिया जी
वर्चुअल मीटिंग करती है सभी पार्टियों के साथ, तो कभी राहुल गांधी भ्रम की राजनीति के माध्यम से, झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो राहुल गांधी हैज बिकम द पॉलिटिकल कुकू ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स। कुकू चिड़िया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है, वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। दूसरों के घोंसले में आनंद की अनुभूति करने की चेष्टा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कुकू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, अपने परिश्रम नहीं करना और दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करना, यह राहुल गांधी जी का आदत बन चुका है। वहीं यूपी में महापंचायत में किसान संगठन एक दिन पहले खूब गरजे और बरसे, सरकार और सीएम तक को खबरदार किया और आज बीजेपी ने जवाब का मोर्चा खोल दिया है। भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। तो भीड़ इकट्ठा हुई, एक कोच पे इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना है, वही सरकार को मैसेज है। क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि जनता आपसे नाराज है, तो आप अपने जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करो। ऐसा लगता है कि अब तो राजनीतिक महापंचायत होगी, किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए थे, सभी बसों पे अलग अलग पार्टियों के झंडे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। बाकी उनकी इच्छा है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि लाल किले पे कौन लेके गया था, उस पर मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। आंदोलन चल रहा, क्या देश का किसान कोई इतना निठल्ला और वो हो गया है कि वो अपने कानून जो देश सरकार ने बनाए उनके लिए 3-3 महीने से भी ज्यादा हो गए, 9-9 महीने यहाँ पे हो गए और वो आंदोलन करता रहेगा? क्या देश में आज़ादी में के टाइम पे जब देश आज़ाद हो चुका है, आज़ाद देश में किसी को 1 साल तक आंदोलन करने पड़ेंगे? सरकार इतने बेलगाम हो जाएगी कि उनकी बात को सुना नहीं जाएगा। बाकी सबके साथ मिलकर देश आगे बढ़ सका। जब सब देश के लोग समृद्ध होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और छोटे किसान की बहुत दिक्कत है, उसके पास अपनी खेती करने के लिए कोई मुनाफा नहीं है, वो घाटे में चलता बेचारा। और हमेशा इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया है और ये कृषि कानून भी इसी के ऊपर है। बंगाल में आज सियासी हलचल का दिन है। दिल्ली में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी से ईडी घंटों से सवाल कर रही है, तो उधर कोलकाता की कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को कानूनी राहत मिल गई है। दोनों दल बयान और आरोपों के मोर्चे पर तैनात हो गए। कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ। कल कोलकाता से दिल्ली पहुंचे थे वो और आज पूछताछ का लंबा दौर चला। समन उन्हें भेजा गया था दरअसल। সে ফাঁসি হবে কি জেল ওটা আমরা ঠিক করব না। আজ তার সম্বন্ধে কমপ্লেন এসছে, তার চেলা চামুন্ডারা ধরা পড়েছে, তারা নাম বলেছে, ইডি ডেকেছে। যদি আপনার দোষ না থাকে আপনি কাগজপত্র দিন, কথা বলুন। হাজার হাজার লোককে ইন্টারোগেট করছে। कि अभिषेक बनर्जी हों या विपक्ष के जितने भी नेताओं के खिलाफ ये जो ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है, वो तो राजनीतिक तौर पर ये सारा काम हो रहा है। क्योंकि विपक्ष को कमज़ोर करना है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना है और लोगों को ये दिखाना है कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, तब से ये काम शुरू हुआ है। वो दाल में कुछ काला है, इसलिए वो बोल रहा है, भाजपा के ऊपर आरोप कर रहा है। तो तुम्हारा पास इतना प्रमाण है, तो सबूत है, तो पकस कीजिए पहले ही। तो क्यों नहीं कर रहा है? तो ब्लैकमेलिंग के लिए अब पॉलिटिक्स कर रहा है क्या? वो पब्लिक का बारे में जहाँ क्षति हो रहा है, तो भाजपा के बारे में कहीं मिनिस्ट्री के पास तुम्हारा खिलाफ कोई चीज़ है तो पकस कर दो, तुम्हारा अच्छा होगा। तो ये हिम्मत क्यों नहीं हो रहा है? बहुत मुमकिन है कि ईडी बहुत सारे सही मामलात पे मुकदमे चलाती हो, लोगों को गिरफ्तार करती हो, लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर जबरदस्ती
ईडी का इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, उससे शक और शुबा पैदा हो जाता है। जो सच है उस पर भी लोग यकीन करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि बंगाल की सरकार को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गले से उतार नहीं पा रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ वार्तालाप किया। पीएम ने हिमाचल की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना से जंग में हिमाचल ने बाजी मारी है। 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। रुकना हुआ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक। अब एक हैरतअंगेज तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल इटली के स्टंट पायलट दारिया कोस्टा ने सड़क सुरंग में एयरक्राफ्ट उड़ाने का हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया है। इस्तांबुल में कोस्टा ने कारनामा किया। कोस्टा ने उड़ान के दौरान 2 रोड टनल्स को पार किया। एक टनल 307 मीटर लंबा था जबकि दूसरा टनल 1160 मीटर लंबा। टनल में वो सड़क से 1 मीटर से कम की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उड़ाते रहे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।